अध्याय 6 देख रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इसका मतलब है विनिर्माण उद्योग। कहानी से एक शुरुआत करेंगे। एक फैमिली है, हरीश बच्चा है ये, और ये अपने माँ बाप के साथ दिवाली की शॉपिंग करने बाहर आए और उसने बहुत सारी चीज़ें देखी। ये क्या है, तो उनके फादर ने बताया कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये या तो ये बड़ी इंडस्ट्री में बनती है, जैसे कपड़े हैं, शुगर है, जूते हैं, या किसी छोटी इंडस्ट्री में बनती है, और जो दिया है वो हाथों से बनाया जाता है घर रूपी के इंडस्ट्री में। तो मैन्युफैक्चरिंग होती क्या है, इंडस्ट्रीज होती क्या है? जब भी कोई एक रॉ मटेरियल होगा, एक रॉ मटेरियल यानी अगर आपको बॉक्साइट में दे दूं तो शायद बॉक्साइट से आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर इसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग की जाए, इसके ऊपर कुछ केमिकल और फिजिकल एक्टिविटीज़ की जाए और ऐसा कुछ बन जाए जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट हो, ऐसा प्रोडक्ट जो आप उपयोग कर सकें, इसी को हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, रॉ मटेरियल से वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाना है। पेपर कहाँ से बनता है? लकड़ी से। और आयरन एंड स्टील का एल्युमिनियम बनता है बॉक्साइट से। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो किसी रॉ मटेरियल से बनती हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं। प्राइमरी क्या होती है? प्राइमरी जो एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, उसके बाद होता है सेकेंडरी एक्टिविटीज़। ये है जो प्राइमरी मटेरियल आता है, इसको सेकेंडरी एक्टिविटी में यूज़ करते हैं। और फिर जैसे लोग कार इंडस्ट्री में है, बेकरीज में है, तो वो सारे के सारे सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में होते हैं जो पहली इंडस्ट्री का फर्स्ट प्राइमरी का यूज़ कर रहे हैं। एक और चीज़ आती है इसमें, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। इकोनॉमिक यानी अर्थव्यवस्था। किसी भी कंट्री की जो अर्थव्यवस्था है वो नापी जाती है कि कितना बल है, क्या इकोनॉमिक उसकी सुधर रही है, अच्छी है, स्ट्रांग है, गिर रही है, डेवलप्ड है, डेवलपिंग है। ये सारी चीज़ें आती हैं जब हम देखते हैं, जब डेवलपमेंट है मैन्युफैक्चरिंग। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं यानी जो विनिर्माण जहाँ हो रहा है, उनकी हेल्थ क्या है, उनका डेवलपमेंट कितना है, उस पर कितना काम हो रहा है, कितनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। अब हम आते हैं इम्पॉर्टेंस क्या है मैन्युफैक्चरिंग की, क्यों हम विनिर्माण के बारे में इतना बात करते हैं और क्यों ये सीधा इकोनॉमी से जाके जुड़ती है। पहली चीज़ ये है कि जो एग्रीकल्चर है इसको मॉडर्नाइज करने में सबसे ज़रूरी मैन्युफैक्चरिंग है। यानी एक तरीके से ये बैकबोन है। एग्रीकल्चर तो बैकबोन है, और मैन्युफैक्चरिंग क्या करती है कि एग्रीकल्चर को, खेती को, जो एग्रीकल्चर के ऊपर खेती है, यानी हम मैक्सिमम लोग पहले एग्रीकल्चर पे होते थे, अब एग्रीकल्चर थोड़ा मॉडर्नाइज हो गया। अब मॉडर्नाइज हो गया तो लोग जो हैं वो कुछ और काम कर सकते हैं, वो सेकेंडरी या टर्शरी सेक्टर में काम कर सकते हैं। दूसरा ये है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको नौकरी मिलती है, मिलियंस कह सकता हूं मैं। यानी हर आदमी एग्रीकल्चर में काम नहीं कर सकता, हर आदमी सर्विस सेक्टर में नहीं काम कर सकता, बहुत सारे लोग जो है वो एम्प्लॉयमेंट उनको यहाँ मिलता है। तो रोजगार के लिए सबसे बड़ी जगह है। इसके बाद पहली चीज़ ये है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग देखें तो वो पॉवर्टी हटा रही है, एक तरीके से गरीबी हमारे यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग हटा रही है। हमारे यहाँ जो बेरोजगारी है, गरीबी है, इसको यहाँ से हटा, ये इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ये काम कर रही है, इरेडिकेट कर रही है, हटा रही है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ आती है वो ये है कि जब हम जो चीज़ें बनाते हैं और उसको बेचते हैं, बाहर बेचते हैं, निर्यात करते हैं, अच्छी चीज़ बनी है, बाहर बेचते हैं, लोग उसे खरीदते हैं या उसकी मांग होती है, तब क्या होता है, उस कंट्री का पैसा हमको मिलेगा, उस कंट्री का पैसा आएगा, हमारे डॉलर्स में आएगा या यूरो में आएगा या येन में आएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमको एक अच्छा बार्गेन मिल जाता है, हमको फॉरेन, एक तरीके से फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज कहे, वो हम देश में लेके आते हैं, तो इससे देश की इनकम बढ़ती है।
देश का जेब में बटुए पैसा बढ़ता है। इसके अलावा कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, मतलब ज़्यादा कारें दिखेंगी, ज़्यादा बिल्डिंग दिखेंगी, ज़्यादा चीज़ें होंगी, व्यवस्थाएं होंगी। तो ये जो परिवर्तन होता है कि फिनिश गुड का, अगर आप देखें कि जहाँ भी ऐसी चीज़ दिखाई देगी, लोग जैसे जहाँ ज़्यादा मॉल दिख रहे हैं, ज़्यादा गाड़ियाँ दिख रही हैं, ज़्यादा अच्छी व्यवस्था है, उसे हम कहेंगे कि हाँ ये शंघाई जैसी जगह है, ये बड़ी जगह है। अब देखिए, मैंने जैसे बताया 60% से करीब लोग ये एग्रीकल्चर में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। और जब हम इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो ये कोई एक्सक्लूसिव नहीं है। इसका मतलब जो भी चीज़ें मॉडर्नाइजेशन हो रहा है एग्रीकल्चर में, तो वो आ कहाँ से रहा है? वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से ही आ रहा है। और इंडस्ट्री रॉ मटेरियल कहाँ से ले रही है? वो एग्रीकल्चर से ले रही है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है। एक का इनपुट, दूसरे का आउटपुट। जैसे पेस्टिसाइड हो गया, जो अलग अलग इक्विपमेंट्स हो गए, टूल्स हो गए, एग्रीकल्चर को कहाँ से मिल रहा है? इंडस्ट्री से मिल रहा है। और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है बहुत सारी, जो सारी की सारी चीज़ें उनका बेसिक जो है वो एग्रीकल्चर से आ रहा होता है। एक दूसरे के पूरक हैं ये, यानी डिपेंडेंट है, दोस्त है, यार है, सहयोगी हैं, और ये दोनों आपस में काम करते हैं। शेयर जो है हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, हिंदुस्तान की जीडीपी, हमने जैसे कहा था जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ये। इसमें क्या होता है जीडीपी में कि जो तीनों सेक्टर्स हैं, तीनों प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, उसमें जो फाइनल गुड्स तैयार हो रहे हैं, फाइनल जो प्रोडक्ट है, सर्विसेज, उन सब, वो आपका जीडीपी होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो करीबन, ये थोड़ा सा पुराना है क्योंकि गूगल करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब मैं बता रहा हूँ तब इतना है, ये मैन्युफैक्चर इसका चेंज हो रहा है 2014 के बाद, काफ़ी ये नीचे की तरफ आया है। तो जो ग्रोथ है, ग्रोथ रेट है, वो 11% पर एनम है। मतलब किस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है, मतलब साल दर साल कितना आगे बढ़ रहा है। तो कंट्रीब्यूशन क्या है इस मैन्युफैक्चरिंग का इंडियन इकोनॉमी में? 17%, जैसे अभी भी देखा, 17% जो हमारा जीडीपी में है उसमें मैन्युफैक्चरिंग से आता है। 27% जो आता है, जिसमें 10% माइनिंग से आता है, एक्वायरिंग से आता है, इलेक्ट्रिसिटी और गैस से आता है। जो टोटल जो है 27% इंडस्ट्री का, जिसमें 10% ये माइनिंग, एक्वायरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस है। तो 25 से 35% ये थोड़ा, अगर आप देखें बागी ईस्ट एशियन कंपनी से थोड़ा कमी है। हमको कम से कम नहीं चाहिए, करीबन 12%। अगर हमको ज़्यादा अच्छी ग्रोथ चाहिए तो 12% करीब होना चाहिए। जब भी हम बात कर रहे होते हैं एक इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। अगर आप कहाँ ये फैक्ट्री होगी, कौन सी फैक्ट्री होगी, कैसे प्लान किया जाएगा इसको, कैसे इस्टेब्लिश किया जाएगा इसको, बहुत सारे फैक्टर्स हैं एक फैक्ट्री को लगाने में। इंडस्ट्रियल लोकेशन सबसे बड़ी चीज़ है कि इसको कहाँ लगाएंगे। इसको कहीं भी आप लगा सकते हैं क्या? नहीं। पहली चीज़ ये है कि रॉ मटेरियल जो है, हो सकता है कि अगर तमिलनाडु में आप लगाना चाहते हैं, उसका रॉ मटेरियल अगर कश्मीर में मिलता है तो कोई मतलब नहीं है इसका। जितना रॉ मटेरियल के पास में इंडस्ट्रीज होगी, ट्रांसपोर्टेशन एक तो अवेलेबिलिटी हो, और ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सस्ता हो। अगर ट्रांसपोर्टेशन रॉ मटेरियल दूर भी हो तो सस्ता हो उसको लाना, फिर वहाँ पर लेबर मिल पाए। अगर वेस्टर्न कंट्रीज में आप जाएंगे तो लेबर लॉज बड़े स्ट्रिक्ट हैं। अगर कनाडा या में जाएंगे तो कम से कम $14 आपको हर एक घंटे में देना ही पड़ेगा, $14। यूएस में भी आज से $10 के करीब है। अब हिंदुस्तान में लेबर थोड़ा चीप है। जो स्किल्ड और नॉन स्किल्ड लेबर अगर इस इंडस्ट्री के आसपास नहीं है तो कौन काम करेगा यहाँ पे? तो हमको लेबर चाहिए जो यहाँ काम कर सके। अगर आपको कोई ना कोई अमाउंट उनको देना है तो आपको अच्छे लेबर चाहिए। फिर क्या है? पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी भी चीज़ को चलाने के लिए, कोई भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसके लिए। एक
यानी एक बिल्डिंग हो प्रॉपर, उसमें वेंटिलेशन हो, सिक्योरिटी, फायर हैजर्ड के सारे कंट्रोल हो, तो इसका मतलब ये है कभी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है कभी नहीं आ रही है, तो कैसे प्रोडक्शन होगा। और दूसरा ये है कि अब आपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गया, कुछ प्रोडक्शन कर दिया, अब इसको है बेचना। ये कहाँ बेचेंगे आप? आपको इसको कहीं ना कहीं ले जाना पड़ेगा। वो जो मार्केट्स हैं वहाँ उससे करीबी होनी चाहिए, आपके करीब होना चाहिए। जैसे मैंने बताया सबसे ज़रूरी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन है, कि भाई लेबर आ रहा है, लेबर जा रहा है, मार्केट से चीज़ें आ रही हैं, रॉ मटेरियल आ रहा है, सब चीज़ें में आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। और जो ज़मीन आप ले रहे हैं, जिसके लिए जहां आप ये उद्योग स्थापित करेंगे, वो ज़मीन जो है वो भी इजीली अवेलेबल होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए। कई लोग ऐसे हैं जो आपके पैसे इन्वेस्ट करेंगे आपके इसमें, वो भी मेन चीज़ आती है, कैपिटल कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा। तो ट्रांसपोर्ट, लैंड, पावर, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, मार्केट, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरत होती है। तभी आप एक लोकेशनल फैक्टर्स जो एक इंडस्ट्री को बनाने में, लगाने में आपके दिमाग में रहने चाहिए, वो सब यहाँ पर आते हैं। अब मैं आपको एक बार और बताता हूँ कि आइडियल लोकेशन जो होती है, सही जगह जो होती है एक इंडस्ट्री की, वो ये होता है कि रॉ मटेरियल जो इसमें जो सामान उपयोग होगा उसका कॉस्ट कितना है, आप जब इसको बेचेंगे तो फिर कितना पैसा लगेगा, और क्या जो साइट है, जगह आप जिन इंडस्ट्रीज आपने बनाई वो सही है क्या नहीं है, और जो उस जगह पे पैदा करने का, मैन्युफैक्चर करने का जो कॉस्ट है वो कितना है। ये सारी चीज़ें आपके फाइनल प्रोडक्ट में प्रॉफिट बताएगी, प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। अब सबसे पहले क्या होता है, पैसा। बगैर पैसे के कुछ भी नहीं होता, चाहे आपको कुछ भी करना हो। तो होता है कि सबसे पहले पैसे से आप रॉ मटेरियल लाते हैं, और जो अगर बड़ी प्रोडक्ट बनाना है तो कंपोनेंट लाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि हमको ज़मीन चाहिए, लेबर चाहिए, हमको पैसा चाहिए, कैपिटल मतलब कोई ना कोई इनपुट करने वाला, एंटरप्रेन्योर चाहिए यानी थोड़े इंटेलिजेंट लोग चाहिए, MBA वगैरह चाहिए, फिर एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एक ज़मीन हो, एक बिल्डिंग हो, फिर रॉ मटेरियल, उसके बाद ट्रांसपोर्ट चाहिए, लोगों का आना जाना, सामान का आना जाना, फिर फैक्ट्री या इसको इंडस्ट्रियल यूनिट कह लीजिए। अब जो आउटपुट होगा, जो भी बनाएंगे आप, वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाएंगे आप। जैसे आप आम लेके आते हैं तो उसका फ्रूटी बनाएंगे आप, या एक टमाटर लेके आएंगे, टमाटो सॉस बनाएंगे उसका। तो फिर ये जब बन जाएगा उसके बाद आप उसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे फिर से दोबारा। वो कहाँ जाएगा, बहुत बहुत फास्ट करना पड़ेगा ये आपको, चीज़ें ना पड़ी रहे स्टोर हाउस, वेयर हाउस में। फिर वो मार्केट में जाएगा, और मार्केट में जाने के बाद ये फिर से हमको पैसा मिलेगा। तो ये चक्र जो है वो चलता रहता है, ये चक्र जो है वो चलता रहता है, और ये एक दूसरे से चीज़ें रिलेटेड होती है। एक इंडस्ट्री दूसरे इंडस्ट्री से रिलेटेड होती है। अगर हम प्री इंडिपेंडेंस पीरियड पे जाएं, यानी इंडिपेंडेंस के पहले, तो मोस्टली जो इंडस्ट्रीज थी वो मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में बनाई गई थी। मेन चीज़ ये थी कि ये पोर्ट के पास थी, समुद्र जो आप कहते हैं पोर्ट हार्बर, जहाँ से शिप जा सकते हैं। तो अब ये सब महानगर है, ये काफ़ी डेवलप हो गए क्योंकि इसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था। पहले लोग आए, इंडस्ट्रीज बनी, लोगों के लेवल बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा। तो जब हम इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ हो जाता है कि हम इसको क्लासीफाई करें, कौन सी चीज़, क्योंकि हर चीज़ को आप इंडस्ट्री नहीं कह सकते, वो अलग अलग टाइप की इंडस्ट्री होती है ना। किसके पास ओनरशिप है, कि कहाँ से चीज़ें आ रही हैं, तो हम क्लासिफिकेशन इसको कर लें, थोड़ा इसका वर्गीकरण किया जाए। सबसे पहली चीज़ है क्लासिफिकेशन। अगर आप देखें कि रॉ मटेरियल क्या है, इसमें जो रॉ मटेरियल लग रहा है, रॉ मटेरियल मतलब जो इनिशियल चीज़ आती है, वो एग्रो से आ सकता है, मिनरल बेस्ड आ सकता है, यानी वो एग्रीकल्चर से आ सकता है, कृषि से आ सकता है, या खनिज बेस्ड हो सकता है। तो एग्रो बेस्ड है तो उसमें कॉटन है, वूल है, जूट, सिल्क, रबर, शुगर, टी, कॉफ़ी हो सकता है। ये सारे जो है एग्रीकल्चर से आएगा, ये मतलब प्राकृतिक प्रोडक्ट्स हैं ये, यानी इसकी खेती हुई होगी। मिनरल बेस्ड है, इसकी खुदाई हुई होगी। जैसे आपका मिनरल बेस्ड है, आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, पेट्रोकेमिकल, ये सब जो आए हैं ये मिनरल बेस्ड है। ये रॉ मटेरियल पे बेस्ड क्लासिफिकेशन हो गया, वर्गीकरण हो गया। रोल क्या है, रोल क्या है, अच्छा क्या बेसिक इंडस्ट्री है या कंज्यूमर इंडस्ट्री है। अब देखें इसको, बेसिक इंडस्ट्रीज का क्या मतलब होता है। ये ऐसी इंडस्ट्रीज होती है
वो दूसरी इंडस्ट्री को फीड कर रही होती है। दूसरे इंडस्ट्री, ये बेसिक इंडस्ट्रीज जो है, एक ऐसी इंडस्ट्री एक दूसरी इंडस्ट्री है। तो ये जो इंडस्ट्री है ये आपके लिए नहीं बना रही है, मेरे लिए नहीं बना रही है, ये दूसरी इंडस्ट्री के इनपुट के लिए बना रही है। अब ये जो सेकंड इंडस्ट्री है, ये जो फाइनल प्रोडक्ट बनाएगी वो हमारे लिए बनाएगी, वो कंज्यूमर के लिए बनाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये कंज्यूमर इंडस्ट्री हो गई, एक बेसिक इंडस्ट्री हो गई और फिर कंज्यूमर इंडस्ट्री हो गई। तो दो तरीके की इंडस्ट्रीज हो सकती है। इसका रोल क्या है? जैसे बेसिक आयरन, स्टील, कॉपर स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, इसको हम प्रगलन कहते हैं। कॉपर प्रगलन, कॉपर बनाना, एल्यूमिनियम बनाना। तो क्योंकि अगर आपको कॉपर दिया जाए, आप खरीदोगे नहीं ना, तो कॉपर जो है उसकी शीट चाहिए होगी आपको, है ना। तो इसके लिए क्या होगा, बेसिक इंडस्ट्री जो है वो आयरन, स्टील जो यूज करती है कंपनी, उसके लिए बनाएगी। और कंज्यूमर इंडस्ट्रीज के बारे में बताइए। आप चेहरे पे कॉस्मेटिक लगाते हैं, पेपर आप यूज करते हैं, मशीन्स आप यूज करते हैं, शुगर आप खाते हैं, उपयोग करते हैं। तो ये कंज्यूमर इंडस्ट्रीज है जो बना रही है आपके लिए। फिर कैपिटल के हिसाब से देखें कि कितना पैसा लगाया गया है, तो इसमें देखें कि इसका वर्गीकरण कर सकते हैं हम, क्लासिफिकेशन। इसमें क्या है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री, कैपिटल के हिसाब से कितना पैसा इसमें लगा है। ये पैसे जो है, ये अभी फिलहाल जो टैक्स के हिसाब से है वो ये है। अब ये जो अगर इसकी नई व्यवस्था हो गई है तो हमें देखना पड़ेगा। पहली चीज तो ये है कि अगर 1 करोड़ से कम का अगर पैसा लगा है और 1 करोड़ से ज्यादा पैसा लगा है, अगर इन्वेस्टमेंट जो हुआ है इसमें पैसा लगा है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आपका मैच मेकिंग हो सकता है, या हैंडीक्राफ्ट्स हो सकता है, टॉय हो सकते, खिलौने हो सकते हैं, प्लास्टिक के गुड्स हो सकते हैं। लार्ज स्केल की बात करते हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम बन रहा है, ड्रग्स होते हैं, मेडिसिन, कॉस्मेटिक, चेहरे वगैरह की जो चीज़ें होती हैं। अब ओनरशिप किसके पास है, कौन इसको ओन कर रहा है, मतलब इसकी आधिकारिक कौन इसका लीडर होगा या फिर कहें इसका मालिक होगा। तो पब्लिक इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर जो होती है वो सरकार की होती है। सरकार, BHEL हो गया, सेल हो गया, NTPC हो गया, ये पब्लिक सेक्टर के हैं। ये सब ये भी इंडस्ट्रीज है, ओन्ड भी और गवर्नड बाय। इसको ये पब्लिक सेक्टर यानी कि इसको सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है ना, पब्लिक इसलिए कहते हैं इसको। फिर इसके बाद प्राइवेट सेक्टर होता है। इसमें सरकार का रोल नहीं होता है, ये कोई एक आदमी या ग्रुप ऑफ आदमी या समूह इंडस्ट्रियलिस्ट, जैसे उनके पास वो इसके मालिक होते हैं, मतलब पैसा भी वही लगा रहे हैं और प्रॉफिट भी उनको जा रहा है। टिस्को, बजाज, BPL, बहुत सारे नाम आप ले सकते हैं इसमें। फिर जॉइंट सेक्टर होता है। जॉइंट सेक्टर, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जब ये हाथ मिला लेते हैं, यानी सरकार भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है, कोई जायंट जैसे बजाज हो गए या रिलायंस हो गया, बड़े बड़े जो है वो सब हाथ मिला लेते हैं, और फिर उसके बाद वो जॉइंट सेक्टर होते हैं। जैसे ऑयल के, इंडियन ऑयल के बारे में बात कर लीजिए। कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं? कोऑपरेटिव ये है कि मैं अगर मान लीजिए एक दूध से रिलेटेड काम करता हूँ, आप भी दूध रिलेटेड काम करता हूँ, मैं पैदा करता हूँ, आप बेचते हो, तो हम सब मिल जाएंगे, सब दूध बेचने वाले मिल जाएंगे, हम हम कोऑपरेटिव बना लेंगे। तो हम क्या करेंगे कि प्रॉफिट और गेन, अगर प्रॉफिट होता है तो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अगर नुकसान हो रहा है तो सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसको हम कोऑपरेटिव कहते हैं। जैसे शुगर इंडस्ट्री जो महाराष्ट्र में है, ऐसे कॉयर इंडस्ट्री जो है वो केरल में, अमूल, जैसे अगर आपने नाम सुना होगा, अमूल हो गया, और मदर डेयरी वगैरह, ये सारे जो है ये कोऑपरेटिव में आते हैं। तो हमने क्या क्या देखा, हमने क्लासिफिकेशन देखा इंडस्ट्री का कि रॉ मटेरियल क्या है, एग्रो बेस्ड हो सकता है, मिनरल बेस्ड हो सकता है। एग्रो में मैंने बताया आपको कि कॉटन है, वुलन है, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर, शुगर, टी, कॉफ़ी, एडिबल ऑयल है। मिनरल ऑयल में मैंने आपको बताया कि भाई आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन टूल्स, पेट्रोकेमिकल्स। फिर मैंने आपको बताया कि ये बेसिक है या फिर की इंडस्ट्रीज है या कंज्यूमर इंडस्ट्रीज है, बेसिक की इंडस्ट्रीज। तो आयरन एंड स्टील ये सब स्मेल्टिंग वाली, प्रगलन। उसके बाद जो कंज्यूमर है, जैसे टूथपेस्ट हो गया, स्विंग मशीन्स हो गई, फैन हो गए। इसके बाद जितना जो पैसा लगा है, 1 करोड़ के नीचे है, 1 करोड़ के ऊपर है, 1 करोड़ के नीचे स्मॉल स्केल हो जाएगी, 1 करोड़ के ऊपर थोड़ा लार्ज स्केल हो जाएगी। उसके बाद अब ओनरशिप किसके पास है, गवर्नमेंट, अगर पब्लिक सेक्टर है तो गवर्नमेंट की ओन्ड है ये, और अगर भेल सेल वगैरह हो गई। प्राइवेट सेक्टर मतलब किसी इंडिविजुअल के पास, किसी एक कदावर जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके पास। और जैसे ऑयल इंडिया कंपनी है, OIL, ये पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों है इसमें। इसके बाद हम आते हैं
ऑयल इंडिया लिमिटेड है, मैंने इंडियन ऑयल बोला था, उसको चेंज कर लीजिएगा, ऑयल इंडिया लिमिटेड है। अच्छा, कोऑपरेटिव मतलब क्या होता है कि सबके सब मिलते हैं एक काम करने वाले और फिर वो प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं, लॉस शेयरिंग करते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण। तो हम शुरुआत करते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से। जैसे हमने देखा कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का मतलब क्या है कि रॉ मटेरियल जो होगा वो एग्रीकल्चर से आ रहा है। कहां से आ रहा है? एग्रीकल्चर से, कृषि से आ रहा है। एग्रो बेस्ड जो इंडस्ट्रीज है, जैसे आपने कहा कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन, ऊन, शुगर, एडिबल ऑयल, ये सब एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से आ रहे हैं। इसका रॉ मटेरियल है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से आ रहा था। तो पहली चीज जो है सबसे इंपॉर्टेंट इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग आ जाता है इसमें। ये जो कपड़ा उद्योग है, जो हमारे देश में मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है या उसके एक्टिविटीज में लगे हैं, उसके आसपास के एक्टिविटीज में, रिलेटेड एक्टिविटीज में। दूसरा जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है हमारे देश में वो है टेक्सटाइल। कपड़ा उद्योग हमारे देश का दूसरा सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। ये 4% कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में। कितना करता है? 4%। अच्छा खासा अमाउंट है ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, कपड़ा उद्योग। और एक ऐसी इंडस्ट्री जो सेल्फ रिलायंट है, यानी किसी और पे ये डिपेंडेंट नहीं है, किसी और इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट नहीं है, सेल्फ रिलायंट है ये। जो पहली, इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। मैं जरा आपको कॉटन टेक्सटाइल्स पे ले जाता हूं। कपास का, कॉटन मतलब कपास, कुछ चीजें इसमें हैं। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जैसे मैंने आपको बताया कि देखिए यहां पर क्या है कि ये अपना एक तो एम्प्लॉयमेंट में बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। तो 2003 और 2011, 2008 ऐसे बहुत अलग अलग डेटा है इसमें ये है कि ये लेटेस्ट जो है जरूर गूगल करिएगा, लेकिन अभी जो मैं नंबर बता रहा हूं कि अच्छा खासा ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करती, 4% जीडीपी में है। और फॉरेन एक्सचेंज 24.5 से 24.6 इतना पैसा फॉरेन एक्सचेंज में आता है। और 14% करीबन ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करती है। 35 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख होता है। सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयर है ये, एग्रीकल्चर के बाद सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, सेल्फ रिलायंट है। इसका मतलब इसकी खुद की सप्लाई चेन, खुद की चेन है इसकी, यानी कि रॉ मटेरियल से लेकर जो फाइनल प्रोडक्ट है, जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, सब इनको किसी और पे डिपेंड नहीं करना पड़ता। जैसे अगर आपको तरीका बताऊं तो रॉ फाइबर है, जैसे जो भी एग्रीकल्चर से आ रहा है तो वो फाइबर प्रोडक्शन होता है। फिर उसके बाद स्पिनिंग होती है, यान बनते हैं, मतलब धागे बनते हैं। फिर इसकी सिलाई कढ़ाई होती है, फैब्रिक। फिर उसके बाद इसका कलर वलर होता है, कलर की जाती है, मतलब जो फैब्रिक है सब कलर होता है। रॉ फाइबर, उसको स्पिन किया जाएगा, यान बनेगा। यान फिर जो यूज करेंगे हम वीविंग और निटिंग में। फिर जो फैब्रिक है उसको हम डाई करेंगे, कलर वलर करेंगे। उसके बाद वो फाइनल आपके गारमेंट्स बन जाते हैं, कपड़े जो हम पहनने के लिए खरीदते हैं। फिर तो कॉटन टेक्सटाइल की मैं बात करूं, कॉटन है कपास। तो जो ये कॉटन टेक्सटाइल्स है, ये हाथ से हो सकता है ना, हाथ से इसको कॉटन बना लेते हैं लोग। या पावर लूम्स है, जहाँ पावर मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग हो रहा है, कहीं हाथ से, कहीं आप मशीनें हैं उससे करते हैं। तो हैंड स्पिनिंग वाले जो है उसको केवल लूम्स कहते हैं, और जहां पर इलेक्ट्रिक यूज होती है उसे हम पावर लूम्स कहते हैं। हैंड लूम्स, जो हैंड से लूम किया जाता है, वो हैंड लूम। और इसके अलावा बड़ी बड़ी मिल्स भी हैं, बहुत बड़ी मिल्स है। मैक्सिमम आप देखेंगे महाराष्ट्र और गुजरात में यहाँ पर पावर लूम से होता है। कॉटन टेक्सटाइल में जो कॉटन बनता है वो पावर लूम से बनता है। हम लोग ये देखिए, हो ये सकता है कि जो कॉटन टेक्सटाइल ज़्यादा मिल्स में पैदा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखिए 54.17 जो है वो पावर लूम में है, लेकिन अगर आप हैंडलूम देखें तो वो भी कम नहीं है। 23% जो शेयर है प्रोडक्शन का वो हैंडलूम भी है, मिल्स में 6% है। तो टेक्सटाइल मिल ये जो पहली थी वो 1854 कब हुई थी? पहली जो टेक्सटाइल मिल थी 1854 में मुंबई में, आज के मुंबई में ये पहली टेक्सटाइल मिल इसको एस्टैब्लिश किया गया था। हमारे पास 1600 कॉटन और ह्यूमन मेड फाइबर टेक्सटाइल मिल्स हैं और 80% इसमें जो है वो प्राइवेट सेक्टर के पास है।
और जैसे मैंने बताया मैक्सिमम जो है वो आप महाराष्ट्र और गुजरात में देखेंगे। उसका कारण ये है क्योंकि वहाँ पर कॉटन उगाया जाता है, काली मिट्टी है वहाँ पे और आइडियल कंडीशन है। उसके बाद आपको रॉ कॉटन मिल जाता है, ट्रांसपोर्ट मिल जाती है और पोर्ट भी है आसपास जहाँ से आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और क्लाइमेट भी आर्द्रता भरा हुआ है, मॉइस्ट क्लाइमेट है। इसीलिए महाराष्ट्र और गुजरात वहाँ पर आपको मैक्सिमम जो कॉटन की टेक्सटाइल, कपड़े की आपको मिल्स मिलेंगी। तो केवल ये जो लोग हैं, बहुत सारे लोग जो इन्वॉल्व हैं, वो पैकेज करने वाले जो हो गए, जो डाई करने वाले हैं, जो टेलर हो गए, डिजाइन करने वाले, वो लोग भी इससे नौकरी पाते हैं। केवल ये नहीं जो केवल कोर कपास से काम कर रहे हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जिनका रोजगार इससे बनता है। अब एक और एस्पेक्ट है हैंडस्पिन खादी। खादी जो ये भी एक हाथ से इसको बनाया जाता है, हैंडस्पिन, और इसमें भी बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट ये मिलता है लोगों को, क्योंकि जो लोग अपने घर में काम कर रहे होते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री में ये काम करते हैं, तो वहाँ वो भी काफ़ी एम्प्लॉयमेंट पाते हैं इससे। तो हिंदुस्तान जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ स्पिंडल्स आफ्टर चाइना। इसका मतलब स्पिंडल क्या होता है? देखिए स्पिंडल इस तरीके से होता है, धागा इसके ऊपर इस तरीके से गुथा होता है, इसको हम स्पिंडल कहते हैं। मतलब एक स्पिंडल है, धागा इस पे घूम घूम के एक स्पिंडल बना देता है। तो हम लोग जो है यार्न मतलब क्या है कि धागा, बेसिकली एक थ्रेड हो गया। अब थ्रेड को धागा बन गया ना, अब धागे को आपने रोल कर लिया और उसको एक यार्न कहते हैं। उसका मतलब एक, इसे कहते हैं मेजरमेंट का तरीका है। ये जो यार्न है हम जापान को भेजते हैं, और इसी तरीके से हम और भी इसको एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे और भी यूएसए, यूके, रशिया, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, अफ्रीकन कंट्रीज। और देखिए एक 1/4 मतलब जितना भी अपना कॉटन यार्न का जो हो रहा है, हम यार्न के बारे में बात करेंगे, धागे के बारे में बात करेंगे ना, क्योंकि धागा जाएगा वो 1/4 पूरे वर्ल्ड में जो धागे का हम धागा जो भेजते हैं ना, कंप्लीट कपड़ा नहीं, धागा जो है पूरा 1/4 पूरे विश्व का जो ट्रेड होता है, व्यापार होता है, वो हम करते हैं, धागे का करते हैं। ध्यान रखिएगा क्योंकि ये चीज आएगी, एक चीज बांग्लादेश के साथ अभी हम कंपेयर करेंगे इसको। तो होता ये है कि जो यार्न होता है, यानी कि जो धागा है, हम लोग बहुत अच्छे हैं यार्न में, लेकिन हम टेक्सटाइल में, कपड़े में उतने अच्छे नहीं। हम कपड़े में उतने अच्छे नहीं है। इंडिया में सबसे, जैसे मैंने कहा, चाइना के बाद दूसरी इंस्टॉल कैपेसिटी है स्पिंडल की, इसलिए हमारे पास धागा अच्छा है। ऐसा क्यों है कि हम टेक्सटाइल में अच्छे नहीं है? अब हमारे जस्ट एक बगल में एक कंट्री है बांग्लादेश, जो हमारे से बहुत सालों बाद आज़ाद हुआ और जिसकी हालत भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं, लेकिन वो टेक्सटाइल के मामले में, कपड़े के उद्योग के मामले में हमसे बहुत आगे है। हम यार्न के मामले में आगे हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो टेक्सटाइल है, कपड़ा हमारे देश में, उसकी, या ये कहें उसको इस तरीके से बढ़ाया नहीं गया है, या उसका सपोर्ट इस तरीके से नहीं गया है। मैंने कहा यार्न का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। टेक्सटाइल के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, डेवलपमेंट के लिए, बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए जो है, वो हिंदुस्तान में उतना अच्छा नहीं है। बांग्लादेश इस मामले में काफी आगे है। बांग्लादेश नंबर 1 है वर्ल्ड में, आप ये समझ लीजिए, छोटा सा देश है। तो यार्न मतलब जो धागा है, वह, जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, यार्न 85 पर केजी, 1 केजी 85 रुपए में बेचा जाता है। लेकिन अगर आप कपड़ा देखें, मान लीजिए एक कपड़े के बारे में बात करते हैं, जैसे ट्राउजर बनाया जाएगा, वो 800 रुपए पर केजी। आप देख रहे हैं मतलब कहाँ हम लैग कर रहे हैं। हम 85 रुपए वाले में तो बहुत आगे हैं, लेकिन हम कपड़ों के मामले में बहुत पीछे हैं। तो इसीलिए जो अर्थव्यवस्था बांग्लादेश की चलती है, वो इससे चल गई, इसीलिए ये इतने आगे बढ़ गए और हम लोग इसमें बहुत पीछे हो गए। तो और भी टेक्सटाइल्स हैं, इसके अलावा जगह देख लेते हैं कौन सी चीज कहाँ कहाँ है। तो कॉटन टेक्सटाइल देखिए, ये जहां गोले, जो राउंड गोले हैं भरे हुए, ये सब कॉटन, और डार्क सर्कल्स देखिए कॉटन टेक्सटाइल्स है। ये सारे जो डार्क सर्कल्स है, यहाँ पर आपको कॉटन टेक्सटाइल के पॉइंट्स मिलेंगे।
मोस्टली गुजरात वगैरह के इलाके देखिए आप। इसका बाद जो वुलन, वुलन मतलब ऊन, ऊन हमेशा जो है ना वो ठंडे इलाके में आपको दिखाई देगा। जो वुल जो है वो ऊन, ऊन तो जानवरों का प्रोडक्ट होता है। तो और भी इसको मैनमेड भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आप देखिए ठंडे इलाके में कई इलाके जो है वहां पर आपको वुलन टेक्सटाइल मिलेगा। सिल्क जो होगा, क्योंकि सिल्क वार्म होता है, इसका एक शहतूत के पेड़ पे एक कीड़ा होता है, बहुत इसका भी एक अलग प्रोसीजर है। तो सिल्क जिसे हम कहते हैं रेशम, ये जो इलाके हैं वहाँ रेशम आता है। केरल हो गया, साउथ इंडिया के ये इलाके हो गए, थोड़ा अब कलकत्ता के आसपास या वेस्ट बंगाल में जाइए, थोड़ा ऊपर जाइएगा, वहाँ पर आपको शॉल वॉल आप देखते हैं, दरिया जो आप कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग में आपको ये सिल्क टेक्सटाइल मिलती है। जूट टेक्सटाइल्स, जूट मतलब पटसन, बोरे बनते हैं ना जैसे बोरे। हिंदुस्तान जो है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है रॉ जूट का। हम लोग लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं पटसन के, और एक्सपोर्ट करने में हम बांग्लादेश के बाद दूसरे नंबर पे हैं। हम लोग एक्सपोर्टर दूसरे हैं बांग्लादेश के बाद। अब मैं आपको जरा उस जगह ले जाता हूं जहां पर, पहले मैं आपको बताऊं कि 70 जूट मिल ये हिंदुस्तान में है, और इससे आइडिया आपको लग जाएगा। और ये कहां पर है? ये हुबली रिवर के बैंक में है, और बड़ा एक तरीके से नैरो बेल्ट है, पतली सी बेल्ट है, और इसी 3 किलोमीटर के अंदर केवल 98 किलोमीटर है यहां से यहां तक, आप सोचें। और ये जो इलाका है यहीं पर आपको मैक्सिमम ये मिल जाएगा। उसका कारण क्या क्यों यहां मिलता है? पहली चीज तो ये है कि जहां पर जूट पैदा हो रहा है उसके बहुत करीब है ये, यानी कि आना जाना, जो रॉ मटेरियल का आना जाना है वो बहुत सस्ता है। रेलवे नेटवर्क बहुत अच्छा है यहाँ पर। वाटरवेज है, मतलब जो चीज़ें हैं, पानी की अवेलेबिलिटी, ये भी हुबली नदी है वहाँ पर, तो पानी है वहाँ पर, ट्रांसपोर्टेशन है, और बिहार वगैरह है, और ख़ासतौर पे जो वेस्ट बंगाल के भी लोग हैं तो अच्छे लेबर मिल जाते हैं आपको, चीप लेबर मिल जाते हैं बिहार से, उड़ीसा से, तो कोलकाता से भी, उस इलाके से भी मिल जाते हैं। इसीलिए जो पटसन है और जूट ये ज़्यादा इस इलाके में है। जो पहली जूट मिल है वो 1855 में, पहली जूट मिल, पहली पटसन की जो मिल है वो रिश्रा में, रिश्रा कलकत्ता के करीब है। फिर अब हुआ क्या, 1947 के बाद हमारा पार्टीशन हो गया, और पार्टीशन में ये बांग्लादेश हमसे चला गया, तो 3/4 जो जहां पर पटसन पैदा होता है वो कहाँ चला गया? वो चला गया बांग्लादेश के पास। इसीलिए हम दूसरे नंबर पे हैं। मैक्सिमम जो जूट इलाका है वो चला गया बांग्लादेश के पास। तो जूट इंडस्ट्री जो है वो 2.61 इतने लोग वर्कर इनको डायरेक्टली सपोर्ट करती है, और बाकी जो इसके साथ जुड़े हुए हैं किसी न किसी तरीके से, चाहे वो कल्टीवेशन में हो, जूट बनाते हो, या और भी जो तरीके हैं, तो इसके लिए जूट के अलावा एक मेस्टा भी होता है इसी के समकक्ष। 40 लाख ऐसे लोग हैं, फार्मर्स हैं, जो इस पे काम कर रहे हैं। अब आप और भी हमारे पास सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट है और आ रहे हैं। हम लोग देखें कि हम बांग्लादेश हमारा एक कॉम्पिटिटर है, थाईलैंड है, फिलीपींस है, ये भी इसको काफ़ी एक्सपोर्ट करते हैं। फिर एक पॉलिसी आई 2005 में, और इन्होंने कहा, इसे कहते हैं NJP, नेशनल जूट पॉलिसी। और इसमें ये था, जो मेन आइडिया था वो ये था कि जूट का प्रोडक्शन करना है और इसकी क्वालिटी इंक्रीज करनी है, और जो फार्मर है, जो किसान है, जो इसको पैदा कर रहा है, उसको पैसा मिलना चाहिए, और उनका जो एक हेक्टेयर में जो प्रोडक्शन है उसकी वैल्यू को बढ़ाना है। तो अगर आप देखें तो USA, कनाडा, रशिया, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक, और फिर आपके पास UK हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये जो सारे इलाके हैं ये हमारे मार्केट है, ये हमारे मेन मार्केट है। अब शुगर इंडस्ट्री में अगर हम आते हैं, ये चीनी इंडस्ट्री,
तो हम हिंदुस्तान जो है हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड पे ही आ रहे हैं, देखिएगा। तो ब्राजील के बाद दूसरे नंबर पे हम शुगर इंडस्ट्री है, क्योंकि हमारा इलाका बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़े देश है, हम एक कॉन्टिनेंट की तरह है। अब हम जब बात करते हैं गुड़ और खांडसारी, इसी से चीजें बनती हैं, गुड़ हो गया, खांडसारी हो गया, ये सब अलग अलग वेरिएशन से बनते हैं और हम इसमें सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं। किसके बड़े प्रोड्यूसर हैं? गुड़ और खांडसारी, ये याद रखिएगा। गुड़ और खांडसारी के सबसे पहले हैं, सेकंड हम उसमें आते हैं शुगर में। शुगर मिल्स आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गुजरात में ये सिचुएटेड है। तो मोस्टली आप यूपी आप देखेंगे, अगर गन्ना, ये गन्ना क्योंकि उस इलाके में गन्ना पैदा होता है। अच्छा, नीचे की तरफ जाएंगे ना, नीचे की तरफ साउथ की तरफ, तो यहाँ पर मीठा होता है गन्ना, तो वहाँ पर साउथ का ज़्यादा गन्ना पसंद किया जाता है। और जितने भी मिल्स हैं वो कोऑपरेटिव सेक्टर में है, ये इंपॉर्टेंट, कोऑपरेटिव में आपको बता चुका हूँ। तो कोऑपरेटिव में ये जो शुगर वाले सब मिल के ये चलाते हैं, इसीलिए ये इतना सक्सेसफुल हो चुका है, इसलिए सक्सेस मिल रही है इसको। हमने देखा करीबन, एक नंबर ले सकते हैं, आइडिया लग जाएगा आपको, कि 460 करीब शुगर मिल्स हैं और मोस्टली आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, और मैंने नीचे के इलाकों में आएंगे तो सुक्रोश मीठा ज़्यादा है यहाँ पर, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका यहाँ पर। अच्छा, 60% जो है वो उत्तर प्रदेश बिहार में है, उत्तर प्रदेश बिहार में 60% है, ओके। और कोऑपरेटिव सेक्टर, आइडियली ये जो है ना सबसे अच्छा कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए सूट करता है। जो हम पुराने, जो ट्रिवियल, जो हमारे पुराने परंपरागत तौर पे हम काम कर रहे थे, आज जो शुगर इंडस्ट्री है, अब देखिए ये सीजनल है, क्योंकि ये सीजनल है। सीजनल का मतलब ये 6 से 8 महीने लगते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि ये 2-3 महीने में तैयार हो जाता है। तो एक सीजनल मान लीजिए कि बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, है ना, बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते। जो काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं, किसी को 12 महीने का नौकरी आपको ही दे सकता है ना, 12 महीने की नौकरी मिल जाती है इसमें। थोड़ा सा इसमें आप देखिए, जो बैगेज क्या होता है, आपने देखा है जब भी गन्ने का रस जब निकाल लेते हैं, है ना, गन्ने का रस निकाल लेते हैं तो जो बाकी जो बचता है वो वही चीज है। अब इसको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा, क्योंकि ये तो है ना, किसी न किसी काम का तो है, जिसको हम उपयोग नहीं कर रहे, जबकि हमको इसको करना चाहिए, है ना। अब हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में अगर हम आए, वहां पर हमको, जैसे मैंने आपको कहा कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, वहां पे हमको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट चाहिए। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में हमको मिनरल इनपुट चाहिए, है ना। तो ये जो मिनरल हो गया, मेटल हो गए, ये हमको एज अ रॉ मटेरियल चाहिए, यानी एग्रीकल्चर से अलग है। आयरन और स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है हमारी, ये बेसिक इंडस्ट्री है, यानी ये सबका बेस बनाती है। यहाँ जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है वो बाकी इंडस्ट्री को अपना रॉ मटेरियल देती है, ये हमको नहीं दे रही है, ये बाकी इंडस्ट्रीज के लिए एक तरीके से इनपुट है। स्टील में क्या होता है, स्टील में आयरन ओर होता है, मतलब जो लोहा अयस्क है, कुकिंग कोल और लाइमस्टोन, इसका एक रेशियो होना चाहिए। अगर आपको स्टील बनाना है तो 4:2:1 इस रेशियो में, 4:2 रेशियो, मतलब अगर मैं आपका 7 ले लूं तो 4/7 जो होगा आयरन ओर होगा, और 2/7 जो होगा वो कुकिंग कोल होगा, और 1/7 लाइमस्टोन होगा, तभी ये स्टील बनता है। तो हिंदुस्तान जो है वो, हम लोग 9वें हैं स्टील प्रोडक्शन में, हम 9वें हैं, 9th लार्जेस्ट। और एक तरीके का आयरन होता है स्पॉन्ज आयरन, नाम से पता चल रहा है, स्पॉन्ज कैसा होता है, दब जाता है। तो इंडिया हम स्पॉन्ज आयरन में नंबर 1 पे है। 10 हमारे प्राइमरी स्टील प्लांट है, ऐसे काफी प्लांट है जो अभी प्रपोज भी है, और लेकिन जो 10 हमारे मेन है वो बोकारो, राउरकेला, बर्नपुर, भिलाई और दुर्गापुर, काफी फेमस नाम है ये। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, ये पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है। ये एक नोडल मार्केटिंग एजेंसी है, यहां से जो स्टील पैदा होता है, और ये पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं मैं, गवर्नमेंट की कंपनी है ये। आप देखें जितना भी जो मोस्टली रीजन आप देखेंगे वो छोटा नागपुर का जो पठार का रीजन है, छोटा नागपुर के पठार के रीजन में आपको ये सारी इंडस्ट्रीज मिले, क्योंकि आपको यहाँ पर रॉ मटेरियल मिल जाता है।
जो कच्चा माल है वो आपको मिल जाता है। तो 32.8 मिलियन इतना प्रोडक्शन हम करते हैं स्टील का। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो 32 जैसे कहा 32 केजी, मतलब इन स्पाइट ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्टील पर कैपिटा कंजम्पशन पर एनम इज ओनली 32 केजी, मतलब इतना हमारा कंजम्पशन है। तो इसका तरीका देख लीजिए, स्टील बनता कैसा है। सबसे पहले हमको कच्चा माल आता है जिसे रॉ मटेरियल प्लांट में आता है। इसके बाद एक ब्लास्ट फर्नेस होता है, एक तरीके से आप समझ लीजिए भट्टी है ये। तो आयरन इसमें अयस्क आपका मेल्ट किया जाता है, फिर इसमें लाइमस्टोन डाला जाता है। उसके बाद जो भी स्लैग होता है उसको हटा दिया जाता है। अब इसमें कोक जलाया जाता है, मतलब हीटिंग के लिए कोक। अब जब हीट हो गया तो हमको पिग आयरन मिलता है। ये क्या होता है कि ये पिग आयरन अभी भी पूरा ठीक नहीं हुआ है। इसको हम मोल्ड होते हैं, मतलब क्या ये कहें पहले से स्ट्रक्चर होते हैं उसके अंदर डाला जाता है ताकि ये शेप ले ले। फिर उसके बाद ये स्टील यहाँ बनता है। अब पिग आयरन जो बन गया उसको फिर से प्योरीफाई किया जाता है, क्योंकि अब साफ नहीं हुआ है। अब प्योर कहेंगे, मेल्टिंग होगा, ऑक्सीडाइजिंग, इसमें इंप्योरिटीज डालेंगे। इसमें हम डालते हैं मैग्नीज, निकल, क्रोमियम, जिसमें डालेंगे उसके बाद इसको स्ट्रेंथ मिल जाएगी। तो फाइनली इसको रोल किया जाएगा, प्रेस किया जाएगा, दबाया जाएगा, जो भी तरीके से इसको प्रोड्यूस किया जाएगा, चाहे आप शीट के फॉर्म में हो या लंबे रॉड्स के फॉर्म में हो। अब हम एल्यूमिनियम के बारे में बात करें तो एल्यूमिनियम जो है वो बॉक्साइट से आता है। मतलब एल्यूमिनियम की माताजी या पिताजी बॉक्साइट है। क्यों हम इसकी बात करते हैं एल्यूमिनियम की? एक तो इसमें जो आयरन बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है। आयरन को आप बाहर रखेंगे या कोई भी शिप को बाहर छोड़ देंगे आप, तो उसमें जंग लग जाएगा। और एल्यूमिनियम जो है वो अच्छा कंडक्टर है हीट का, हल्का भी है, और क्योंकि लाइट है तो जितने भी हवाई जहाज होते हैं या हम जो सामान यूज करते हैं किचन में, वायर इंडस्ट्री में, हमारे 8 स्मेल्टिंग होता है प्रगलन, नैल्को, बाल्को, ये उड़ीसा में है। अब अगर हम केमिकल इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो ये 3% जीडीपी में हमारा 3% जो है वो केमिकल इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है। तीसरा, हम लोग 3rd लार्जेस्ट है एशिया में। किसमें है? विश्व में नहीं, एशिया में तीसरे लार्जेस्ट है केमिकल इंडस्ट्री में। अच्छा, केमिकल 2 तरीके के हो सकते हैं, एक इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, एक ऑर्गेनिक भी हो सकता है। ठीक, इनऑर्गेनिक में क्या क्या आता है? जैसे एक में जिसमें कार्बन होगा, जिसमें कार्बन नहीं होगा। तो कार्बन जिसमें है वो है पेट्रोकेमिकल, डाई और ड्रग्स। और जिसमें कार्बन नहीं होगा, सल्फ्यूरिक एसिड, प्लास्टिक, एडेसिव, पेंट्स, ये सब इसमें आते हैं। ये मैं आपको आयरन और स्टील प्लांट दिखाना चाहता हूँ। ये बर्नपुर, दुर्गापुर, ये जो मैं कह रहा था ना, छोटा नागपुर के जो प्लेट्यू है वहां पर आपको दिखेगा। नीचे भी है विजयनगर, आपका भद्रावती, सेलम में भी है। ये मीन के एरियाज है आपके। हम बात कर रहे थे जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। अब ये जो सेल है वो गवर्नमेंट है, लेकिन टिस्को भी है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को। ये गवर्नमेंट नहीं है, ये प्राइवेट है टाटा वालों की। ये बहुत पहले की बात है, जब हम ब्रिटिश राज में थे ना, तभी ये टिस्को आ गया। मैं आपको आइडिया बताता हूँ। हुआ ये था 1950 में, जो चाइना और इंडिया, हम लोग बराबर का पैदा कर रहे थे। हम लोग पार थे, चाइना और हम लोग बराबर थे। अब चाइना जो है वो सबसे ज्यादा कंज्यूमर है, सबसे बड़ा कंज्यूमर है और सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है। चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है। अब ये 2004 में अगर देखा जाए तो हम लोग सबसे ज्यादा एक्सपोर्टर थे स्टील के 2004 में। और चाइना जो है वो हमसे आगे निकल गया और आगे बढ़ गया और उसने हमको सरपास कर दिया। जो मैक्सिमम मैंने आपको जैसे बताया, छोटा नागपुर के इलाके में सबसे ज़्यादा है। और जो क्योंकि वहाँ पर हमको कच्चा माल मिल जाता है और हमको अच्छा रॉ मटेरियल का ग्रेड भी अच्छा है। छोटा नागपुर इलाके में ग्रेड भी अच्छा है। जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पर हमको लेबर वगैरह भी मिल जाती है, तो इसीलिए आपको बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज है वहाँ मिलेगी। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री की मैं कुछ चीज़ें इसमें मैं डिस्कस करना चाहूँगा। एक फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के पहले कुछ चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। हम एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग की बात कर रहे थे, जिसे कहते हैं एल्यूमिनियम प्रगलन।
ये एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग जो होता है, हमको एल्यूमिनियम निकालना है, ये आप समझिए, थोड़ा सा दिमाग में बस इतना डालिए कि हमको एल्यूमिनियम निकालना है बॉक्साइट से, है ना। तो इसके लिए क्या होता है, ये मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है, प्रगलन की भी इंडस्ट्री है। एल्यूमिनियम जैसे मैंने बताया आपको, लाइट है, इसमें करोजन नहीं होता, इसमें जंग वंग नहीं लगता, अच्छा हीट और मैलिएबल डक्टाइल भी है, ये शीट में बना सकते हैं, वायर में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब सारी अच्छाइयाँ हैं इसमें। और इसलिए इतना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग में ऐसी ऐसी जगह जहाँ पर हल्का चाहिए और स्ट्रॉन्ग चाहिए वहाँ इसको यूज़ होता है। तो इसीलिए ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये एक सब्स्टिट्यूट हो गया, जैसे स्टील, कॉपर, जिंक, लेड, तो ये इसीलिए सबका एक कहें कि सब्स्टिट्यूट हो गया। तो उड़ीसा में जैसे मैंने आपको बताया था, नालकोल बैल्को है, वेस्ट बंगाल है, केरला है, और उत्तर प्रदेश है, और छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, ये सारी जगह पे है। अगर मैं एक नंबर बता दूं, एक आइडिया दे दूं, तो 2004 की पुरानी बात है लेकिन फिर भी आइडिया मिल जाएगा। 600 मिलियन टन एल्यूमिनियम हमने प्रोड्यूस किया, और बॉक्साइट से निकल के आता है कौन, एल्यूमिनियम। तो ये एक फ्लो चार्ट है, इसमें कैसे एक बॉक्साइट से हम एल्यूमिनियम बनाते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ी सी कुछ चीज़ें भी हैं, कुछ एक इसमें ना हमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और अगर हमको ये एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग जो है, प्रगलन, ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, आप समझ लीजिए, ये भी अपनी एक इंडस्ट्री है, एल्यूमिनियम निकालना बॉक्साइट से। तो रेशियो क्या होता है, ये हमने पहले आपको बताया कि 4 से 6 टन का बॉक्साइट होगा, 2 टन एल्यूमिना होगा, और 1 टन इससे हमको एल्यूमिना मिलेगा। तो 4 से 6 टन में केवल 1 टन हमको एल्यूमिनियम मिलता है। तो इसका एल्यूमिनियम इंडस्ट्री चलती कैसे है, इसमें हमें कच्चा माल आता है, जैसे बॉक्साइट इसको हम गीला विला करते हैं, क्वेरी बनाते हैं, फिर इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब एल्यूमिना जो होता है एल्यूमिनियम रिफाइनरी में, तो बॉक्साइट को हम क्रश करते हैं और उसके साथ में हम एल्यूमिना डाल देते हैं, एल्यूमिनियम Al2O3। फिर इसके बाद हम स्पेल्टर में जाते हैं और वहाँ पर हम और क्रायोनेट डालते हैं। ये एक तरीके से इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, 2 इलेक्ट्रोड डालते हैं, इसमें जो मेटल होता है या एल्यूमिनियम होता है वो एक जगह पे आ जाएगा, बाकी इम्प्योरिटीज दूसरी जगह पे चली जाएगी। ये तरीका होता है इसका। अब मैं आपसे बात कर रहा था केमिकल इंडस्ट्रीज की। केमिकल इंडस्ट्री में जो आपको मैंने बताया था कि जो 3% है जीडीपी में इसका रोल है, और इसको हम केमिकल इंडस्ट्री को कार्बन या नॉन कार्बन कह सकते हैं। तो कार्बनिक, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक में आपके जिसमें कार्बन नहीं होता वो सल्फ्यूरिक एसिड है, जिसको फर्टिलाइजर से बनता है, जिससे सिंथेटिक फाइबर बनता है, प्लास्टिक बनता है, एडहेसिव बनते हैं, पेंट बनते हैं, डाई स्टफ बनते हैं। ऐसी नाइट्रिक एसिड है, एल्कलीज है, सोडा ऐश है, इससे ग्लास बन जाता है, साबुन वाबुन बनते हैं, पेपर बनता है। ऑर्गेनिक केमिकल की बात करूँ जिसमें कार्बन होता है, इसमें पेट्रोकेमिकल, और इससे सिंथेटिक फाइबर बन जाता है, रबर बन जाता है, प्लास्टिक है, डाई स्टफ है, ड्रग हो जाता है, फार्मास्यूटिकल में इसका उपयोग होता है। तो अब हम आते हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री पे। तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ये नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, जिसमें नाइट्रोजन होगा जैसे यूरिया वगैरह, और फॉस्फोरिक फर्टिलाइजर्स, अमोनियम फॉस्फेट, डीएपी इसको कह रहे हैं, और मिश्रण जिसे हम कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर कहते हैं। हिंदुस्तान जो है तीसरा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इस नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का। किसका? इन सब में नाइट्रोजनस, इसमें हम तीसरे हैं। जो इंडस्ट्रीज आप देखेंगे गुजरात है, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, केरल में है, यहाँ पर है ये। तो जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, जो हम बात कर रहे थे कि जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स जिसमें मेनली यूरिया है, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है, अमोनियम फॉस्फेट है, डीएपी, इसके अलावा मिश्रण वाले हैं। और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर का मतलब क्या है, इसमें नाइट्रोजन होगा, फॉस्फेट होगा, पोटैश होगा, इसलिए कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटैश, ये तीनों के कारण इसको कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर कहते हैं, इसको इसलिए कहते हैं। और जो तीसरा है, तीसरा जो है इसके हमारे रिजर्व नहीं है, क्योंकि हम इसको इंपोर्ट करते हैं। और तीसरे हम जो पोटैश के बारे में बात करते हैं, तो एनपीके में ना पोटैश के बारे में बात कर रहा था। 57 हमारे पास फर्टिलाइजर यूनिट्स है, और एनपीके की बात करूंगा मैं आपको। 29 हमारे यूरिया के हैं, 9 जो है हमारे अमोनियम सल्फेट है, जिसमें कई जो है अमोनियम सल्फेट जो होता है ना, वो बाय प्रोडक्ट निकलता है ना। ये बाय प्रोडक्ट को फिर हम यूज करते हैं। करीबन 68 हमारे पास छोटी यूनिट है,
जो एक सुपर फॉस्फेट बनाते हैं। इसके अलावा 10 पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर अंडरटेकिंग है और कॉर्पोरेटिव सेक्टर भी है। हजीरा गुजरात में, ये FCI फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये सारी जगह है जहां पर हमको ये सब चीजें मिलती हैं, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, क्योंकि ये जब हरित क्रांति हुई ना तब से ये सब चीजें चली आई। एक सीमेंट इंडस्ट्री में अगर हम आए तो वहां पर ये किससे बनता है? लाइमस्टोन हो गया, सिलिका, एल्यूमिनियम और जिप्सम। सीमेंट बनाया जाता है, सीमेंट जो आपके घर बनते हैं सीमेंट से ही बनते हैं, तो वो उसके लिए जो कंटेंट होता है लाइमस्टोन, सिलिका, एल्यूमिनियम, जिप्सम, मोस्टली ये गुजरात में है मोस्टली। और पहला जो सीमेंट प्लांट बना था वो 1904 में चेन्नई में, मद्रास में सबसे पहला। और ये हम बहुत भेजते हैं, गल्फ कंट्री में भेजते हैं, अफ्रीका में भेजते हैं और साउथ एशिया में, जहाँ जहाँ बिल्डिंगें बन रही हो या डेवलपमेंट का काम हो रहा हो। तो ये हम घर बनाते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, रोड बनाते हैं, एयरपोर्ट बनाते हैं, डैम बनाते हैं। इन सब के लिए क्या चाहिए? हमें सीमेंट तो चाहिए ही चाहिए, डेवलपिंग कंट्री हैं हम लोग। तो इसके लिए हम, मैंने जैसे कहा, लाइमस्टोन, सिलिका, एल्यूमिनियम और जिप्सम की हमें आवश्यकता पड़ती है ताकि हम सीमेंट इंडस्ट्री में यूज कर सकें, सीमेंट बना सकें। अब ये जो इंडस्ट्रीज है ये आप देखेंगे गुजरात में क्यों है? क्योंकि वहां से जो गल्फ कंट्रीज है, अरब की कंट्री जो है, वो हमारे पास पड़ती है। ट्रांसपोर्ट जो है वहाँ का पास है और पोर्ट्स है वहाँ पर। तो पहला जैसे मैंने बताया सीमेंट जो प्लांट है वो 1904 में चेन्नई में बनाया गया था। इसके अलावा हमारे पास प्लांट्स है 128 बड़े प्लांट्स हैं, 332 करीबन हमारे पास छोटे प्लांट्स हैं और हमारे देश में। फिर हम एक्सपोर्टर भी हैं और बहुत सारे ऐसे देश हैं, ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, साउथ एशिया, ये यहाँ पर हमारे चीज़ों की बड़ी डिमांड है इस चीज़ की। अब हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अगर हम आए, या जितने भी हम व्हीकल्स हम जानते हैं, तो हम जो है बनाते हैं। जब लिबरलाइजेशन हो गया ना, जब लिबरलाइजेशन हो गया तो यहाँ पर हमने जो बाकी कंपनीज थी, जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी बाहर की, उनको ये अलाउ किया कि वो यहाँ आके हमारे इंडियन मार्केट में आ जाए। तो उसके बाद क्या हुआ? FDI हुआ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ हमारे यहाँ। और उसके बाद जो कार वार है वो हमारे यहाँ बनने लगी, हमारे यहाँ इसका बाकायदा प्रोडक्शन होने लगा। तो नई टेक्नोलॉजी भी आ गई, इससे नए तरीके भी आ गए और हमारे लोगों को फायदा हुआ क्योंकि उनको नौकरी मिलने लगी। तो 15 मैन्युफैक्चर है हमारे पैसेंजर कार के लिए, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स होती है, कमर्शियल व्हीकल 9 करीब है और 14 जो है 2 और 2 व्हीलर्स। और आप मोस्टली जो इंडस्ट्री आप देखेंगे जहाँ पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अगर आप देखेंगे तो वो है दिल्ली, गुरुग्राम हो गया, अब ये मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर और बेंगलुरु। अब मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, IT इंडस्ट्री हम इसको कहते हैं। चाहे आप ट्रांजिस्टर की बात कर दें, चाहे आप टेलीविजन की बात कर दें, आपके हाथ में मोबाइल होता है, पेजर पहले हुआ करता था, चाहे टेलीफोन हो जाए, कंप्यूटर की बात कर लें, जो भी इक्विपमेंट आप कहें जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, या ये कहें टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री इसका बेस है, तो बेंगलोर इसका हर्ब है। बेंगलोर एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल है इंडिया का, हिंदुस्तान का कैपिटल, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल है। और सॉफ्टवेयर कैपिटल भी बेंगलोर ही है। बहुत सारे ऐसी जगह है जहां पर ये इलेक्ट्रॉनिक गुड बनते हैं, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, कोयम्बटूर में बहुत सारे हमारे STPI है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है हमारे। और इसमें हम ये खास तौर पे जब एम्प्लॉयमेंट जो है आजकल कई लोगों को मिला है, कई इंजीनियर्स हैं, IT के, कंप्यूटर साइंस के, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं, तो बहुत सारे लोग जो है इसमें काम मिल रहा है, उनको नौकरी मिल रही है। और सबसे अच्छी बात है कि 30% महिलाएं हैं, ये सबसे अच्छी बात है, मतलब 100 में से 30 महिलाएं हैं। और सबसे बड़ी बात, पैसा, बाहर का जो पैसा है, फॉरेन एक्सचेंज सबसे ज़्यादा इसी से हमको मिल रहा है। और BPO भी कई कंपनियों ने ना BPO यहाँ पर बनाए हैं, जिसे हम कॉल सेंटर कहते हैं। ये एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ मैं, एक किस तरीके से एक HCL में, वेस्ट बंगाल में केबल बन रही है। ये आपका गैस टरबाइन है, एक BHEL हैदराबाद में। तो ये सारी जो इंडस्ट्री है जब आएगी तो एक चीज़ आती है, वो है पोल्यूशन, प्रदूषण तो आता ही आता है। तो इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री है, हमको अगर पोल्यूशन देखें तो 4 टाइप के पोल्यूशन होते हैं। एक लैंड पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है और नॉइस पोल्यूशन है।
अब कैसे इसको कंट्रोल करेंगे, पहले मैं इसके बारे में बात कर लूँ आपसे, क्योंकि ये बड़ी गंभीर चीज़ है, समस्या। जो ज़मीन है वो पॉल्यूट हो जाती है, जो सॉइल की क्वालिटी है, मिट्टी की क्वालिटी है, वो ख़राब हो जाती है, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ख़राब वेस्ट है, टॉक्सिक है, डेंजरस है, वो बस उसको डंप कर दिया जाता है। तो जो मिट्टी है वो अनफर्टाइल हो जाती है। हवा में हम पानी के बगैर लेंगे, हम सांस अगर 1 या 2 मिनट हमको सांस नहीं मिले तो मर जाएंगे। तो अब देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, इतनी सारी हार्मफुल गैसेज जो है वो इंडस्ट्री से निकल रही है, व्हीकल से निकल रही है, कारों से निकल रही है, और ये एटमॉस्फेयर को इरिपेरेबल और बॉडी को भी बिल्कुल ऐसा डैमेज कर देती है जो कभी हम सुधर नहीं सकते, मतलब ठीक नहीं हो सकते। जो स्मोक है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इस तरीके से हम इसको, अब देखेंगे आज बच्चों को भी अस्थमा हो रहा है, ये पल्मोनरी डिसीज है ना, रेस्पिरेटरी, ये प्रॉब्लम आ रही है। अब पानी की बात करें तो जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो इंडस्ट्री से जो भी निकलता है वाटर केमिकल के साथ, ये सीधा पानी में डाल दिया जाता है, सीधा पानी में डाल जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इससे हम लोग फ्लोरा और फौना, एक्वाटिक खास तौर पे, जो हम लोग पानी के बगैर तो कुछ नहीं चल रहा ना, इस पानी में हम डाल देते हैं, और फिर ये पानी तो हम पी ही नहीं सकते, इंसान पानी नहीं पी सकता ये वाला। नॉइस के बारे में बात करें, अगर आप मान लीजिए अगर आप सो रहे हैं, किसी ने ड्रिल करना शुरू कर दिया तो आप सो नहीं पाएंगे। अब सोचिए, इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, मशीनरी चल रही है, ऑटोमोबाइल चल रही है, तो इतना आवाज़ आती है, इससे नॉइस पोल्यूशन होता है। इससे क्या होता है, कभी कभी लोग बहरे हो जाते हैं और इरिटेशन हो जाता है। अच्छा, इरिटेशन सबसे बड़ी समस्या है इसमें। अब ज़रूरी ये हो जाता है कि हम इसको ज़रा अच्छे से थोड़ा कंट्रोल करें। कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि होता ये है कि हम जब कुछ हमारे पास स्टेप होने चाहिए। एक एग्जाम्पल आपको बताऊं, उससे आगे जाने से पहले मैं ज़रा STPI आप ज़रा पार्क देख लीजिए कहाँ का है। ये बेंगलोर की बात मैं कर रहा था, ये हब है, हैदराबाद है, नोएडा है, ऐसे फिर और भी जगह है जहाँ बनाए गए हैं, लेकिन फेमस जहाँ हो गए, जहाँ हिट चल रहे हैं, वो हैदराबाद, पुणे, बेंगलोर, मैसूर, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, श्रीनगर में थोड़ा कम है लेकिन है वहाँ पर, गुवाहाटी में भी है। मैं आपको बता रहा था कि कैसे जो पोल्यूशन है इसको कैसे हम वो करें। और सबसे बड़ा पोल्यूशन का दिक्कत है कि जो थर्मल प्लांट है, थर्मल प्लांट में क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है गर्म करके, यानी कोल वोल जला के। तो इससे क्या होता है, जो पानी होता है उसको हम सीधा का सीधा डाल देते हैं किसमें, नदी में या किसी वाटर बॉडी में। अब यहाँ पर देखिए, इतना गर्म पानी जब आप डालेंगे, आप सोचिए छोटा सा अगर छींटा पड़ जाता है गर्म पानी का तो आपकी हालत खराब हो जाती है। और ये गर्म पानी हम वहां डाल रहे हैं जहां पर मछलियां जी रही हैं, जहां पर एक्वेटिक एनिमल जी रहे हैं, जहां पेड़ जी रहे हैं। इसका मतलब यह है कि एक आर्ट कंटेंट को खराब करता है। आप सोचें, मतलब एक बूंद जो है, एक बूंद कितनी गर्म, कितनी परेशानी क्रिएट कर सकती है। इसका मतलब यह है कि थर्मल पॉल्यूशन कहते हैं इसको, थर्मल पॉल्यूशन। इसका मतलब यह है कि हम उसको हैंडलिंग नहीं कर रहे, उसको ठंडा नहीं कर रहे, या जो भी उसको साथ करना चाहिए, प्रॉपर जो तरीके हैं जो साइंस बताता है वो ना करके हम उसको सीधा क्या कर रहे हैं, उसको भेज रहे हैं। अच्छे तरीके क्या है कि हम पानी को फेंकिए मत, इसको रिसाइकल करिए। जैसे आपका रेन वाटर है, जो पानी आ रहा है उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें। और जो हॉट वाटर है या कोई भी इसमें गंदगी जो जा रही है, टॉक्सिक चीजें जा रही है, डेंजरस चीजें जा रही हैं, उसको नदी और पॉन्ड में, तालाब में छोड़ने से पहले आप इसको या तो ठंडा कीजिए और इसको ट्रीट करिए मतलब कि खराब चीज को आप डायरेक्ट मत डालिए। अब इसमें तरीके हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं कि क्या क्या हम इसको करेंगे। अब एक एग्जांपल आपको थोड़ा दे देता हूं कि NTPC ने कुछ ऐसी चीज दिखाई है। ये ISO सर्टिफिकेशन है इनके पास, EMS एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम 14001 इनके पास सर्टिफिकेशन है। अब इसमें क्या है, इन्होंने किया क्या है कि इन्होंने जो एक तो जैसे अपने इक्विपमेंट को यूटिलाइज किया है, उन्होंने क्या किया है कि जो वेस्ट जनरेशन है, ऐश यूटिलाइज किया है, वेस्ट कम से कम जनरेट करने की बात की है, मिनिमाइज किया है वेस्ट। इसके बाद इन्होंने ग्रीन बेल्ट बनाए, देखिए सब हरियाली देख रहे हैं आप यहाँ पर कि भाई अगर नुकसान हम कर रहे हैं तो थोड़ा हरियाली भी तो कर दें। इसके बाद हम जो पोल्यूशन है कम से कम, ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट है कि भाई चीज़ें हम सीधा हवा में ना छोड़ें। इसी तरीके से इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग, रिव्यू और डेटाबेस मैनेजमेंट किया गया है बाकायदा पावर स्टेशन का, क्या गंदगी कर रहा है, कैसे उसको ठीक किया जाएगा, ये सब कर रही है NTPC, कर रही है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ये कर रहा है।
तो ये हमें एनटीपीसी को नहीं करना है, ये सबको करना है, सारी इंडस्ट्री को करना है। तो ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।